तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फिलहाल ये लोग खास करके कैप्टन और ज़ू एक दूसरे को इंजर्ड करते रहते हैं ताकि चीज़ें एकदम ना लगे कि सही में नहीं हाँ, क्योंकि कैप्टन इस समय प्रिंसेस के रूप में था, तो उसका यही था कि हर चीज़ रियलिस्टिक दिखना चाहिए और ज़ू का भी वही था। अब आके और ज़ू जानता था कि ये जो चीज़ें है ना पैट्रियार्च रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि जो बच रहा है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, एक दिन वो बंदा नॉवेल लिखने वाला है। ज़ू को आइडिया लग गया था। मतलब ऐसा नहीं कि नॉवेल लिखेगा, लेकिन वो हर एक मोमेंट्स को रिकॉर्ड करता था। तो फिलहाल ये लोग उस गेट की तरफ पहुंच जाते हैं जहाँ पर मशरूम के जैसे कुछ तो मैजिकल चीजें बनी हुई थी जो कि आपको बेसिकली स्कैन करती है। और यहाँ पर कुछ मैन और वोमेन भी दिख रहे थे जो कि सी ज़ॉम्बी कल्टीवेटर थे। और इनमें से कुछ तो पावरफुल एक्सपर्ट्स भी थे जिन्हें देखकर ही ज़ू को समझ में एक डेंजर फील होता है। तो फिलहाल स्कैन में कुछ पता नहीं चलता और ये आगे बढ़ते हैं। और जैसे कुछ कल्टीवेटर्स है ना, उसमें से एक बोलता है कि थर्ड प्रिंसेस को हम मिले, हमारा सौभाग्य है। ज़ू भी बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। अब थर्ड प्रिंसेस यहाँ पर कौन है? कैप्टन है। और बहुत सारे लोग हैं ना, तो ज़ू बिल्कुल भी ऐसा हलचल करना भी नहीं चाहता था। देखो क्योंकि थोड़ा भी कुछ हुआ ना तो ऑरा फील होगी तो फिर बचना मुश्किल होगा। कैप्टन का भी सेम। अब ये लगभग अंदर आ चुके थे लेकिन लोगों की नज़र अभी हटी नहीं। अब ज़ू क्या करता है ना, सॉरी कप्तान क्या करता है अपना, कि वो एक जो मोती था ना वो फेंक देता है, तो फ्लक्चुएशंस बाकी जो सी ज़ॉम्बीज़ की तरफ फैलता है और कहता है हो गया देख लिए। तब वो एक्टिंग जैसे प्रिंसेस करती थी वैसा करता है। लोगों को दिखता है कि नहीं यार प्रिंसेस बहुत वीक दिख रही है और फिर ये बोलती हैं कि मतलब अपने इस साथी को, प्रोटेक्टर को यानी ज़ू को, कि हाथ दो। ज़ू हैरान था, मतलब कैप्टन की क्या स्किल्स थी भाई एक्टिंग की। और ज़ू भी एकदम उसी में आत्मसात कर लेता है एक्टिंग करने में। खतरनाक ये भी एक्टिंग कर रहा था जैसे कि मुंडे झुका करके, जैसा बोलिए प्रिंसेस। तो फिलहाल आगे में और पावरफुल लोग थे लेकिन ये एकदम बिल्कुल भी डरते नहीं। अंदर प्रवेश कर चुके थे और प्रवेश करते हैं तो एक अलग डायमेंशन में आ जाते हैं, एक बड़ा सा स्पेस में, जहाँ पर इन्हें ना एक बड़ी सी स्टैचू भी दिखती है एक पूल के बीच में, जो कि एकदम लाल कलर की थी। तो बाकी जो सी ज़ॉम्बीज़ थे ना इसी ऑरा से बोला जाता है कि यही स्टैचू मेन है। और इस दौरान ना कैप्टन के फेस में क्रैक्स आते, मतलब उसका जो डिस्गाइज़ था ना, जो उसने वेशभूषा पहनी थी उसमें क्रैक आ जाता। लेकिन कैप्टन तुरंत फिक्स कर लेता, भाई के पास अपनी टेक्निक थी। मतलब ज़ू भी फ़ील करता है कि कैप्टन की ऑरा थोड़ी अनस्टेबल हो रही है, इस जगह पर ये लोग ज़्यादा देर नहीं रह सकते। तो यहाँ पर देखो अलग-अलग एंसेस्टर की स्टैचूज़ थी और सभी की साइज़ अलग होती है। और 7वीं स्टैचू तो सबसे बड़ी भी नहीं है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी नहीं है। टोटल 9 स्टैचूज़ हैं जैसा कि हमें पता है। बट सोचो 7वीं की ऑरा इतनी पावरफुल है। और जो भी सी ज़ॉम्बी बनता है ना, वो 9 स्टैचू के थ्रू ही बनता है। एक स्टैचू से आप नहीं बन सकते। और वहाँ पर ना हमें बहुत सारे सी ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स हील करते हुए एक दूसरे को दिखाई दे रहे थे, उन स्टैचूज़ के नीचे बैठ के। और भाई पावर लेवल उनका मिनिमम डुअल फ्लेम का था और कुछ-कुछ तो एक आधी मतलब ट्रिपल फ्लेम पर भी थे। तो ये जो बैटल चल रहा था ना, मतलब कि अपना 7 ब्लड आइज़ वर्सेस सी ज़ॉम्बीज़, ये उनमें इंजर्ड हुए थे और यहाँ पर आके हील कर रहे थे। और इनकी नज़र जाती है एक बंदे पर, जो कि इन्हें ज़ू को खास करके वो पर्ल आरकेपी इलाकों में दिखा था। ये गोल्ड कोर कल्टीवेटर था। उसे देख करके ज़ू कैप्टन की तरफ देखता है। कैप्टन भी अचंभित था, यानी कैप्टन का जितना भी इंटेलिजेंस था कहीं न कहीं ये बात कैप्टन को भी नहीं पता था। अब देखो घबरा के कोई मतलब था नहीं, अब आ तो चुके हो, अगर या तो बच के जाओगे नहीं तो निपट जाओगे। तो फिलहाल ये दोनों आगे बढ़े। कुछ जो सी ज़ॉम्बीज़ जो कल्टीवेटर थे ना, जो कि यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे थे, 1-2 देखते हैं लेकिन थर्ड प्रिंसेस को देख करके फिर शांत हो जाते हैं। और जो गोल्ड कोर वाला बंदा था ना, वो आँखें नहीं खोलता है। तो ज़ू चैन की सांस लेता। स्टैचू के ये करीब पहुँच चुके थे। कैप्टन अपना ना एक स्टैचू के पैर के नीचे वाला जगह पकड़ लेता और क्रॉस लेग होके मेडिटेशन अपना शुरू कर देता। बस धीरे-धीरे करीब जाने को सोच रहा था स्टैचू के, पैर और पकड़ पाए। ज़ू भी ना पुल में एंटर कर जाता है और जब पुल के अंदर एंटर करता है तो देखो उसके अंदर ऑरा जो फ़ील करता है, ना तो वो स्पिरिचुअल पावर था, ना तो करप्शन था, वो अलग ही नरिशमेंट था सोल पावर के लिए। तो तुरंत ही ना ज़ू किंग के जो धर्मा पर्चेस थे ना, उनमें हलचल सी होने लगती, मतलब मदद तो करने वाली थी ये चीज़ें, ये भी बैठ जाता है। तो इस अद्भुत फ़ोर्स को एब्ज़ॉर्ब करना शुरू कर देता। तुरंत देखो अपर्चर खोलना नहीं चाहता था, ये उस ऊर्जा को एकत्रित कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था और फिर कुछ पिल्स वगैरह की सहायता से एक साथ खोल सकता है फिर। तो फिलहाल ना ये जो ब्लड वाली भी ऑरा इकट्ठा हो रही थी, उसे अपने डांटियान रीजन जो हम कोर बोलते हैं उस तरफ भेजते रहता है। और ज़ू के अंदर ना एक अलग ही अद्भुत क्षमता थी कि एब्ज़ॉर्ब करते जाओ, करते जाओ, तो उस प्रोसेस में लग जाता है। सोचो आप दुश्मन के क्षेत्र में हो और उन्हीं की ऊर्जा को यूज़ कर रहे हो अपने काम के लिए, उन्हें अभी तक पता नहीं है। तो फिलहाल ये लोग जहाँ पर थे वो 7th ज़ॉम्बी एंसेस्टर का स्टैचू था और यहाँ कोई ब्रेक थ्रू नहीं करता था, लोग हीलिंग के लिए आते थे। इवन सी ज़ॉम्बीज़ भी वो और इकट्ठा किया बाहर जाके ब्रेक थ्रू या जो भी, तो शांति एकदम थी और ब्लड एलिक्सियर से हीलिंग होती थी हाई रैंकिंग वाले लोगों की। और क्योंकि थर्ड प्रिंसेस जो कि थी नहीं लेकिन कैप्टन बन के आए थे तो इन्हें कोई रोकता भी नहीं है। और ये स्टैचूज़ काफ़ी खतरनाक बोले जाते हैं कि अगर मान लो पहले भी कोई दुश्मन ने ट्राई किया था लेकिन फिर भी स्टैचूज़ रिकवर कर जाते हैं खुद ब खुद। बहुत पावरफुल लोग आ जाए तो अलग बात है। और यहाँ पर बहुत सारे होली ऑब्जेक्ट भी है ना, लेकिन देखो अगर आप दुश्मन ऐसे ही रास्ते से आते हो तो इतना आसान भी नहीं है चाहे कितने भी पावरफुल हो, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ भी तो कम नहीं है यहाँ पर। बहुत साल पहले, लगभग 60 साल पहले किसी ने अटैक किया था यहाँ पर। फाउंडेशन लेवल का कल्टीवेटर था
तो उसने बहुत सारा ना ब्लड एलिक्सियर को एब्ज़ॉर्ब किया था। बस मरते-मरते बचा था। सी ज़ॉम्बीज़ ने उनको ट्रैक करने की भी कोशिश की जिस बंदे ने किया था, लेकिन वो मिला नहीं। मतलब नहीं ढूँढ पाया उसको टाइम पे और वो किसी पावरफुल बंदे का दामाद बन गया। उसके बाद से ही ना देखो सी ज़ॉम्बीज़ ने बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर सिक्योरिटी लगा दी थी और ये जो बंदा था ना, ये कोई और नहीं था जो जिसने 60 साल पहले ऐसा कांड किया था। ये मास्टर 7 थे और वो पैट्रियार्च के दामाद हैं, आप सोच सकते हो। तो इस समय ना ज़ू के जो धर्म पर्चेज़ थे ना, उसमें वाइब्रेशन सा हो रहा था। ज़ू की फट भी रही थी, ख़ास करके ऊपर में वो जो बंदा बैठा था ना, स्टैच्यू के हाथ पे या कहीं तो, उससे। आस-पास नज़र इसलिए बना के था। उसका यही था कि ज़्यादा नहीं लूँगा, ज़्यादा लालच करूँगा, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, निकलना पड़ेगा। तो जल्दी-जल्दी करना पड़ेगा जो भी करना है। अब ज़ू क्या करता है ना कि अपने सरिया को भी रख देता है एलिक्सियर में यानी ब्लड पूल में और पैट्रियार्च को भी मज़ा आता है एब्ज़ॉर्ब करने में क्योंकि वो सोल वाले ही बंदे थे, तो सोल की ऑरा उनके लिए बहुत काम की थी। और थोड़ा ना ये अपना बॉटल में भी भर लेता है ज़ू कि ये चीज़ें काम आएँगी बाद में। कैप्टन भी वही कर रहा था। 2 बोतल भर लेता, कैप्टन तो अलग लालची था। और ज़ू की नज़र कैप्टन पे पड़ती है, कैप्टन की ज़ू पर कि हैं क्या चल रहा है? और ज़ू को पता था कि कैप्टन अलग बावला आदमी है। इसके साथ में कॉम्पिटिशन करके मतलब नहीं है। और ज़ू अपने को याद दिला रहा था कि ज़्यादा लालची नहीं हूँ मैं। शैडो भी अलग एब्ज़ॉर्ब कर रहा था। उसका वही था जब ये दोनों भी फुल हो जाएँगे तो फिर निकलना है। ज़ू इस दौरान थोड़ा-थोड़ा ना स्टैच्यू के करीब भी चल जाता है। क्योंकि जितना करीब रहोगे ना आप स्टैच्यू के उतना अच्छा ब्लड एलिक्सियर आपको मिलता है। और जब करीब पहुँचता है ना तो और तेज़ी से एब्ज़ॉर्ब कर पा रहा था। शैडो का भी वही हाल था और पैट्रियार्च का भी वही। लेकिन पैट्रियार्च सबसे कमज़ोर थे इन तीनों में। मतलब उनकी ऑरा फुल हो चुकी थी, उससे ज़्यादा वो एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकते। तो सरिया को ज़ू रख लेता है। अब ज़ू का यही था कि परछाई फुल हो जाए, फिर मैं भी, फिर हम निकलते हैं। तो ये और ज़्यादा क्लोज़ जाते-जाते कैप्टन भी नोटिस करते हैं कि ज़ू क्या कर रहा है, तो वो भी और आगे जाने लगता है। ज़ू किंग जो रहता है ना, जो बायाँ पैर था ना स्टैच्यू का उसके करीब रहता है और कैप्टन दाएँ पैर के। कैप्टन के हिसाब से ज़ू ज़्यादा एक्टिंग कर रहा है, क्रेज़ी एक्टिंग कर रहा है कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है? अपने जूनियर से तो मैं हार नहीं सकता, ये मेरे से ज़्यादा बावला है, दिखाता हूँ मैं इसे। कैप्टन भाई 10 बॉटल निकालता है और भरना शुरू कर देता है। ज़ू किंग की अलग फटती है। कैप्टन अलग लालची है। ऐसा चलता रहा तो हमको हमारा पता चल जाएगा इन लोगों को। तो फिलहाल आधे घंटे और बीत जाता। ज़ू फुल हो चुका था और ज़ू इस दौरान ना अपने मिरियाड स्पिरिट को भी चेक करता है, क्रो स्पिरिट को। अब गर्दन के पास वो टैटू था ना तो थोड़ा-सा ज़ू झुक जाता है, तो वो भी और ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करने लगता है। टैटू को ही टच करा देता है अपने मतलब गर्दन से। क्योंकि देखो ये तीनों फुल हो चुके थे तो गोल्डन क्रो को भी तो कुछ चाहिए। उसका टोटम जो टैटू था ना और तगड़ा चमकता है और एक भंवर सा बनने लगता है भाई जो ब्लड एलिक्सियर था वहाँ पर। तो स्पीड लेकिन फिर भी कम कर देता है। कैप्टन अचंभित हो जाता है। कैप्टन अब 10 बोतल और निकालता भरने के लिए भाई, कैप्टन अलग था अपना। अब गोल्डन क्रो भी लगभग कंप्लीशन की तरफ बढ़ चुका था। तभी ज़ू कुछ फ़ील करता, कुछ विचित्र हो रहा है। एक अलग पावर ज़ू फ़ील करता जो कि मूव कर रहा था और वो ज़ू इसलिए फ़ील कर पा रहा था क्योंकि अपने क्रो स्पिरिट की वजह से कि स्टैच्यू में ना कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, उसका उसका मैनिफेस्टेशन बन रहा है और वो इम्प्योरिटीज़ जो है ना, वो म्यूटेगन बोल लो, करप्शन बोल लो, वो निकल भी नहीं सकते। तो इसलिए स्टैच्यू में समाहित हो गए थे, मिक्स हो गए थे और ज़ू को थोड़ा-सा ना एंग्ज़ायटी होती है उसकी वजह से और एक्सप्लोड कर सकती हैं वो चीज़ें, ये फ़ील करता है। और ज़ू के हिसाब से अगर देखो एक स्टैच्यू एक्सप्लोड करती है, तो आस-पास और भी स्टैच्यूज़ हैं, वो भी एक्सप्लोड करेंगी। चेन रिएक्शन टाइप हो जाएगा, फिर भाई बचना मुश्किल था। तो तुरंत ही ना ये सीधा हो जाता है और उसके बाद इसका नज़र जो रहता है उस बच्चे पर ही जाता है। बच्चा क्या मतलब सीनियर जो बोल लो, यंग एज का गोल्डन कोर कल्टीवेटर। ज़ू स्टैच्यू से दूर जाने लगता है। कैप्टन अचंभित होता है, ज़ू की तरफ देखता है। कैप्टन को भी लगता नहीं भाई चलना पड़ेगा। कैप्टन के सबसे ओल्ड मैन ने जो काम किया था उतना तो हमने भी नहीं किया, यानी मास्टर 7th ने, कि चलो लोगों को पता नहीं चला तो ठीक है, लेकिन पता चला कि हम यहाँ आए थे और बस इतना ही बस खून चूसे और निकल गए तो मज़ा क्या है इसमें? मेरी बेइज्जती होगी। अगर मैं कुछ ऐसा कारनामा कर देता हूँ कि ओल्ड मैन भी हैरान हो जाए, तो मज़ा आएगा ना? ज़ू अपना पीछे हट रहा था और इशारों-इशारों में कैप्टन की तरफ भी इशारा वही था कि आप भी निकलो भाई, क्या कर रहे हो? क्योंकि उसका ये इशारा था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, मैंने एक ऑरा फ़ील की। अब कैप्टन क्या करता है ना भाई, एक अपने बॉडी में से कुछ तो चमड़ी निकालता है समझ लो, उसमें मानो गॉडलीनेस की ऑरा थी। उसके अंदर से एक फ्लक्चुएशन चारों तरफ फैलता है, उसको खा लेता है कैप्टन, तो उसके अंदर से एक अलग ऑरा निकलती है, जिसे देख करके ना सी ज़ॉम्बीज़ अपनी आँखें खोलते हैं। कैप्टन अपने लाइफ फ्लेम को एक्टिवेट कर चुका था। देखो कैप्टन की बॉडी में कुछ सील्स थे, तो ये उन्हें भी मतलब पहला सील खोल लेता है, तो पूरी बॉडी गोल्डन चमकने लगती है। अब जो पैर के उँगलियाँ होती है ना, एक उँगली को ना कैप्टन ऐसा दाँत से काटने लगता है और ज़ू जब ये देखता है ना अचंभित हो जाता है कि ये पागल आदमी, कि उसे पता था एक बार जॉइन का फ्लैश लेने के लिए कैप्टन ने क्या किया था और इस बार फिर से। तो निशान दिखता है स्टैच्यू के पैरों पर और देखो वो कैसा है ना कि अगर आप चमड़ी उखाड़ भी लोगे ना तो अपने आप रिकवर कर जाती है स्टैच्यू, तो वैसा होने लगता है। लेकिन ज़ॉम्बीज़ अचंभित हो जाते हैं कि ये क्या चल रहा है। अब वो जो गोल्ड कोर कल्टीवेटर था ना वो भी आंखें खोल लेता और डाउटफुल होके देखता है। ज़ू की तरफ उसकी नजरें जाती, ज़ू की अलग फटती है। फिर वो बंदा कैप्टन की तरफ देख जो कि अब धीरे-धीरे पीछे हट रहा। अब वो कल्टीवेटर जो था गोल्ड कल्टीवेटर, वो स्टैच्यू के पैर की तरफ देखता, जहाँ पर अभी भी ऑरा रिकवर नहीं हुई थी, धीरे-धीरे रिकवर हो रही। फिर बोलता है बाहरी लोग बहुत समय बाद आ रहे हैं, तुम दोनों मरना कैसे चाहोगे?
और देखो ये गोल्ड कोर कल्टीवेटर तो ऑब्वियसली इसके अंदर एक रहेगा तो टशन जरूर, तुरंत ही आगे बढ़ता है। लेकिन तभी एक और ये फील करता है स्टैचू की तरफ दोबारा से देख। स्टैचू के अंदर एक ऑरा सी जम रही थी, मतलब बन रही थी, जो भी बोलो, अनस्टेबल ऑरा, और जो कि स्टैचू के ना खोपड़ी की तरफ जा रही। धीरे धीरे वो नाक पे इकट्ठा होने लगती और निकलने की कोशिश करती। एक एक्सप्लोजन सा होता है और नाक टूट के ना स्टैचू का गिरने लगता है, एक्सप्लोड हो जाता है, उसके छोटे छोटे कण हो जाते हैं। लेकिन स्टैचू काफी बड़ा था तो छोटा कण भी काफी बड़ा होता है, बेसिकली दो भागों में बढ़ जाता है और गिरने लगता है। अब वो गोल्ड कोर कल्टीवेटर ना एक्सप्लोजन के करीब था तो काफी दूर जाके गिरता और ब्लड वॉमिट करने लगता है, दीवार से जाके टकराता है। बहुत सारे सी ज़ॉम्बीज कल्टीवेटर भी शॉकवेव की वजह से खून के उल्टे करने लगते, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग गुस्सा आता है और चिल्लाता है वो गोल्ड कोर कल्टीवेटर कि तुमने क्या किया। उसकी आवाज मानो एक गर्जना सी थी और उसकी नजरें पूरी तरह से अब कप्तान पर अपने फिक्स थी। ये भी कप्तान जो है ना अपना, ये जैक स्पैरो से कम नहीं है। देखो उसने जो कैप्टन ने पैर में काटा था ना वो तो रिकवर कर गया था, लेकिन वो जो नाक टूटा था ना वो रिकवर भी नहीं कर रहा था। बड़ी बात ये थी, अब कैप्टन को भी समझ में नहीं आ रहा था भाई नाक टूटा कैसे, क्योंकि मैंने तो पैर पे काटा था भाई। और आपको पता है देखो जो स्टैचूज होते हैं कितने बड़े होते हैं, तो मेरी गलती तो नहीं हो सकती। कैप्टन अलग हाँफ रहा, उधर वो गोल्ड कोर कल्टीवेटर गुस्से में आगे बढ़ता है। जू अपना भागना शुरू करता है, एक जो हिस्सा था ना अपने बैग में रख लेता है, जो नाक का टूटा हुआ हिस्सा था, और एग्जिट गेट की तरफ बढ़ जाता है। किसी का ध्यान इस पर नहीं था, सबका जो ध्यान था ना कैप्टन पर था। लेकिन गोल्ड कोर कल्टीवेटर देखो कप्तान की तरफ बढ़ता है, लेकिन अपने साथियों से कहता है कि उसको भी मार दो। जो नाक का दूसरा हिस्सा था वो कप्तान अपना रख लेता है और बहुत सारे अपने बॉडी में सील्स वाले पावर को रिलीज करके, डुअल फ्लेम का पावर था कप्तान के पास भी, वो ट्रिपल फ्लेम पर ले जाता है और एक गॉडलीनेस वाली ऑरा के साथ उसकी बॉडी चमकने लगती है और बहुत तेजी से भागता है। लेकिन सामने वाला गोल्ड कोर था तो वो भी बहुत फास्ट था, एक अटैक भी मारता, वो कैप्टन के मुंह से खून भी आता है, लेकिन कैप्टन फिर से कोई सीक्रेट टेक्निक यूज करके भागने लगता है। और उसके लिए भाई बेइज्जती का बात था ना कि गोल्ड कोर कल्टीवेटर था वो वहां मौजूद था, लेकिन ये दो लौंडे कहां से आए और इतनी तबाही मचा के चले गए। और अचंभित था कि नाक बन क्यों नहीं रहा है, मतलब नॉर्मली क्या होता, कोई भी ऐसा तोड़ता तो अपने आप रिकवर कर जाता, और ये भाई बड़ी बात थी, ज़ॉम्बी एंसेस्टर के स्टैचूज थे। और अचंभित था कि भाई टाइम बीत रहा था, नॉर्मली रिकवर हो जाता है, नाक अभी भी उगना शुरू नहीं होता है। और अगर ये नाक नहीं बनाना तो फिर कभी नहीं बन पाएगा, मतलब ये अलग मटेरियल से बने हैं, फिर आप उसको खुद से नहीं कर सकते कि नया नाक ला के लगा दो या ऐसा कुछ। इधर जू अलग भाग रहा था, उसके लिए अच्छी बात थी, खुशनसीब था वो कि गोल्ड कोर वाला बंदा इसके पीछे नहीं था, क्योंकि इसके पीछे जो थे वो फाउंडेशन लेवल वाले थे, बट बहुत थे भाई, 20 के आसपास थे, और सभी लगभग प्रोफाउंड स्टेट वाले थे, मतलब 2 फ्लेम वाले वो लोग भी थे, एक तो उसमें से 3 फ्लेम वाला भी था, और वो एक अटैक भी मारता जू पर, क्योंकि जू की बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग थी, तो जू उस अटैक को झेल जाता है। और जू को पता था अगर ज्यादा लेट हुआ यहाँ पर ना तो कोई गोल्ड कोर कल्टीवेटर भी आ सकता है, फिर भाई बचना मुश्किल होगा। और उसको समझ में आता है भाई बड़ा कांड हो चुका है, और इस डायमेंशन ग्रोटो से ना आपको पहले बाहर निकलना पड़ेगा, तब भी आप खुद को टेलीपोर्ट कर पाओगे, क्योंकि इसके पास वो देखो एंट्रोपिक टेलीपोर्टेशन भी थे, जो कि वो जो लड़की थी डिंगजू शायद ना, उनकी मतलब मौसी ने दिया था। अब जू को लगा है कि भाई पहले धर्मा अपर्चर ओपन करना पड़ेगा और सेकंड फ्लेम तक तो पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि जू अभी तक तो फर्स्ट फ्लेम पे ही है, क्योंकि सेकंड फ्लेम अगर आ गया, लाइफ फ्लेम का पावर है, तो 3 लाइफ फ्लेम के आप बराबर हो जाओगे। फिर आपकी बॉडी का अलग पावर है गोल्डन क्रो की वजह से, तो आप थर्ड फ्लेम में तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता, 4 फ्लेम के बराबर चला जाएगा जू। तो इसने जो स्टोर किया था ना ब्लड एलिक्सियर अपने डांटियान में, कोर में, उसे धीरे धीरे अपने अपर्चर्स की तरफ भेजने लगता है, और 50वां अपर्चर पूरी तरह से खुल जाता है, और ये रुकता नहीं है। 51वां, 52वां, ऐसे करते 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 55 अपर्चर्स जल्दी ये खोल लेता है। थोड़ा टाइम थोड़ा सा स्लो होता है प्रोसेस, लेकिन कुछ 7 सांसों के बाद इसका 56वां अपर्चर, फिर 57वां भी खुल जाता है। लेकिन ये जो सी ज़ॉम्बीज़ इसका पीछा कर रहे थे ना, क्योंकि देखो आप अपर्चर खोल रहे हो तो आपकी ऑरा बढ़ रही है, तो वो भी इस चीज को फील करते कि भाई इसको जल्दी निपटाना पड़ेगा, ये बहुत फास्ट खोल रहा है धर्मा अपर्चर्स। और आवाज आती है अब मरने का समय आ चुका है। अब जू किंग जो था ना वो इस डेडली क्राइसिस में था भाई, अब तो मर सकता है। तो ब्लड एलिक्सियर्स जो भी इसके बॉडी में था ना उसको लिमिट तक पुश कर देता है, और क्योंकि इसकी बॉडी संभाल सकती थी क्योंकि स्ट्रांग थी, तो धीरे धीरे जब 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 करके 60वां धर्मा अपर्चर भी खुल जाता है, और ये बढ़ते जाता है, सीधा 65 तक पहुंच जाता है। और अब क्या होता है ना, जैसे इसका 60वां अपर्चर खुलता है ना, तो जो अपर्चर्स होते हैं ना 31वें से लेके 60 तक वो कनेक्ट होने लगते हैं, और जैसे ही कनेक्ट होने लगते हैं रेसी जैसे दिखते हैं अंदर से देखोगे तो। इसका जो दूसरा लाइफ फ्लेम था ना वो जगमगा उठता है, और एक्स्ट्रा 5 तो खुल ही चुके थे, तो फोर्स और बढ़ता है। इसकी बॉडी से ना फ्लेम निकलता है, बेलफुरौला वाली फ्लेम, जिसकी वजह से आसपास जो 2 फ्लेम वाले सी ज़ॉम्बीज़ थे ना उनकी बॉडी जलने लगती। ये लोग जो कि हील करके आए थे, इनकी बॉडी फिर से डैमेज होने लगती। तो देखो टेक्निकली अब जू जो था ना वो मिड फाउंडेशन लेवल में पहुंच चुका था, और जो इनिशियल फाउंडेशन लेवल होता है, मतलब कि बोल सकते हो एक लाइफ फ्लेम वाला,
तो उससे ये बहुत डिफरेंस होता है। एक लाइफ फ्लेम है लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। और लाइफ लैंप मिला दो तो भाई 3 के बराबर, और फिर गोल्डन क्रो बॉडी ऐड कर दो तो लगभग 4 लाइफ फ्लेम के बराबर के बंदे को ये टक्कर दे सकता है। इवन वो जो 3 फ्लेम कल्टीवेटर था ना, वो भी एक समय के लिए रुक जाता है। अब ज़ू पलटता है इनका, मतलब इनके सामने की तरफ देखता है कि भाई ऐसे तो नहीं निकल पाऊँ। स्पीड फास्ट हो चुकी थी भाई की, और तो 2 फ्लेम वाले कल्टीवेटर तो इसे ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। थर्ड फ्लेम वाला बंदा जो था वो ट्रैक तो थोड़ा कर पा रहा था, लेकिन ब्लर दिख रहा था उसे भी। और उसके पास बैटल एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा था, थोड़ा ओल्ड मैन था। तो वो अपने 92 थर्मापर्चर उसके खुले थे, पूरा सबको पर फोकस करता, लेकिन जो इसको पार करके निकल जाता है, उसका ध्यान पीछे वाले बंदों पर था। और दो जो सी ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स थे ना, 2 फ्लेम वाले, उन्हें मारना शुरू कर। पहले एक को मारता है, 2 को, 3 को, ऐसा करके 5 एक को मार देता है। और इस समय पैट्रियार्च भी इसका साथ दे रहे हैं, शैडो भी साथ देता है, और 20 एक इसका पीछा कर रहे थे, तो उसमें से 10 को तो ये मार चुका था। बाकी जो बचे बचे थे ना, उनकी अलग फट जाती। जू के पीछे में ना वो गोल्डन क्रो की भी और चमक रही थी इस दौरान, और जू देखो भागता है फिर से। पहले तो इसकी जो फ्लेम वाली हो थी ना, वो चेन में बदल जा रही थी और बहुत ईजिली उन्हें डिस्ट्रॉय कर पा रहा। और अब ये बढ़ता है वो 3 फ्लेम वाले सी ज़ॉम्बी की तरफ। अब वो बंदे के पास भी देखो, उसको गुस्सा तो आता है, और 2 जो उसके थर्मापर्चर थे ना, 90 के अलावा 92 तक खुले थे, उन्हें वो एक्सप्लोड करा देता है। तो उसका पावर टेम्पोररी रूप से थोड़ा बढ़ जाता है, और जू पर वो भी अटैक करता है। और सी ज़ॉम्बी मानता नहीं, अलग बावला हो चुका था, उसके मुंह से ब्लू ब्लड निकल रहा है। वो ब्लड को वो यूज करके एक तलवार बना लेता है ब्लू कलर, और उसकी तरफ बढ़ा देता है एक सीक्रेट टेक्निक यूज करके। बॉडी को अलग ही हरकतें कराता है ना, इसकी बॉडी 4 दिशाओं से जू की तरफ बढ़ता, अलग अलग वर्जन थे इसकी बॉडी के, लेकिन जू को फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी आगे बढ़ता है। हेवनली सैबर वाली जो उसकी औरत है, जो टेंपल से उसने वो विद्या सीखी थी, उसका प्रयोग करता है, और बहुत तेजी से फ्लाइंग स्वॉर्ड आ रहा था उसकी तरफ ना, ब्लू कलर का, उस पर अटैक करता है, और एक मुक्का पे मारता है इसको, उसके एक क्लोन पर। तो क्योंकि जू ने उसके क्लोन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो दूर में वो बंदे की ट्रू बॉडी प्रकट होती और वो भागने को देखता है, क्योंकि उसका जो क्लोन बॉडी था उसको तो जू ने सप्रेस कर दिया था। इवन जो उसमें टेक्निक में भी जू थोड़ा इंटरेस्टेड था कि इस बंदे ने क्लोन कैसे बनाया। और उसका एक जो दूसरा क्लोन पार्ट था ना, क्योंकि 4 भागों में बंटता राइट, वो उसको तो शैडो पकड़ लेता है और उसका डेटोनेट करवा देता है, मतलब एक्सप्लोड करवा देता है, और जू उसको भागने नहीं देता है। उसका जो गोल्डन क्रो प्रकट होता है, उसकी बॉडी को डिवोर करने लगता है, और सोल को निकाल करके जू अपने धर्मा पर्चर्स की तरफ भेज देता है। शैडो भी जो था ना, परछाई, काफी खुश था। बस पैट्रियार्च थोड़े निराश थे कि यार मैं कुछ अच्छा ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा नहीं चलेगा कि अब जो उनको थोड़ा ये सी ज़ॉम्बी का ब्लड मिला था ना, उसे बचा करके ना ब्रेक थ्रू जल्दी से करना है, क्योंकि शैडो भी तगड़ा स्ट्रांग हो रहा था और गोल्डन क्रो भी, और 3 फ्लेम कल्टीवेटर के शैडो को उसने डिवोर किया था, तो उसका पावर और बढ़ गया था। अब जू फिर से ना एग्जिट गेट की तरफ बढ़ जाता है, और कैप्टन के बारे में सोचता है, यार कैप्टन क्या कर रहा होगा, गोल्डन गोल्ड कोर लेवल का बंदा पीछा कर रहा था। बस वही था कि जू पर उतने लोग नहीं आए थे। गोल्ड कोर वाला कल्टीवेटर उस बंदे की तरफ गया था, तो जू के लिए फिर भी चीजें थोड़ी आसान थी। अब पैट्रियार्च ना सरिया ग्रुप में ऐसा आगे जाते हैं कि आसपास एग्जिट में क्या चल रहा है गेट के आसपास, वो पता करने, और परछाई भी इस दौरान अपनी ऑरा यूज करके देखता है और बताता है आकर के कि क्या चीजें चल रही हैं बाहर। अब जू के आंखों में ना एक पैनापन आता है, दांत पीसता है कि अब भाई कुछ तो करना पड़ेगा, पीछे हट के मतलब नहीं, यहाँ रुक नहीं सकता, आगे जाना ही पड़ेगा, चाहे मरो या जियो। तो जैसे ही ना जूकिन इस वॉर्टेक्स से बाहर निकल, एक आवाज आती है, तो तुम आ गए। अब परछाई ने तो पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर वेट तो करते हैं। बहुत सारे देखो यहाँ पर कल्टीवेटर्स थे, लेकिन उनके सामने एक बंदा है जिसको ये लोग रेस्पेक्ट दिखा रहे थे। एक गोल्डन रोब में यंग मैन था, क्राउन राउंड नहीं था कुछ, लेकिन फिर भी तगड़ा दिख रहा, उतना गुड लुकिंग भी नहीं था, लेकिन ठीक था। और वहां पर ना एक ब्लैकिश हो रहा थी, जिसमें पैट्रियार्च को उसने ट्रैप कर दिया था, क्योंकि आपको याद है पैट्रियार्च भी आगे देखने गए थे कि क्या चल रहा है। परछाई को कोई नहीं देख सकता था, इसलिए परछाई आया और चला भी गया था, और जू को बता भी दिया था। फिलहाल ये जो बंदा था ना, वो अपना नाम बताता कि मेरा नाम फास्ट वर्ल्ड है, और एल्डर यंगलिंग तुम्हारे पीछे है, तो तुम तो बच नहीं पाओ। ऐसा तुम लोगों के मन में विचार कैसे है करने का? और बड़ी बात, तुम्हारे पास स्पिरिट ऑटोमेशन भी है, मतलब वो पैट्रियार्च की बात करते हैं, तो अब तो ये मैं ले लूंगा। लेकिन जू फिलहाल कुछ बोलता नहीं, देखता इस एरिया में कि टेलीपोर्टेशन अभी भी काम नहीं करे, थोड़ा और दूर जाना पड़ेगा, तब जाकर के ये जो टेलीपोर्टेशन टैलिस्मैन है उन्हें यूज कर पाएगा। और वो वास्तव तुरंत ही बोलता है, आसपास की चीजों पर नजर रख रहे हो, निकल नहीं पाओगे, क्योंकि आज मैं तुम्हें हरा दूंगा, और फिर तुम्हारा भी जिक्र होगा तो मेरा ही नाम आएगा पहले। मतलब जू इस बंदे की तरफ देखता है, उसकी ऑरा फेल करता है, खतरनाक था भाई वो बंदा, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। जू चार्ज करता है, पीछे में उसका वो जो गोल्डन टोटम टैटू था वो चमकता, फ्लैशी बॉडी चमकती, और स्पीड तो भाई की अब खतरनाक थी, और फास्ट वर्ल्ड के सामने प्रकट हो, सीधा एक पंच मारता जबरदस्त, और उस मुक्के में ना वो गोल्डन क्रो का पावर था, एक छवि सी दिखती, और साथ में बेल फायर की भी ऑरा मिक्स थी। अटैक सीधा ना छाती की तरफ था इस वास्ट वर्ल्ड की। वास्ट वर्ल्ड देख, वो एक मशरूम जैसे किसी पदार्थ पे खड़ा था,
तो वो ना एक अपनी ऑरा फेंकता है, उसकी एक आँख खुलती है मशरूम और भाई पैट्रियार्च फँसे नहीं थे। देखो वास्ट वर्ल्ड अपनी ऑरा यूज़ करने वाला था, लेकिन जिस मशरूम पे वो खड़े थे ना वो ब्लैक हो जाता है पहले तो वास्ट वर्ल्ड। उस पर एक आँख दिखती है, आँख किसकी थी? परछाई की। इधर जो पैट्रियार्च थे, वो ब्लैक क्लाउड में फँसे नहीं थे, उन्होंने एक्टिंग किया था। वो तुरंत ही आज़ाद होते हैं और बहुत तेज़ी से वास्ट वर्ल्ड के गर्दन की तरफ बढ़ते हैं। बस ज़ू किंग का जैसा आदेश था वैसे पैट्रियार्च करता। साथ में शैडो भी काम करता है, इधर ज़ू किंग ने तो खतरनाक मुक्का वाला अटैक मारा ही था। वास्ट वर्ल्ड को समझ में आता कि वो खतरनाक सिचुएशन में ज़ू किंग के अटैक को अवॉइड नहीं कर सकते। ज़ेड कॉफिन जैसा कुछ तो ये प्रकट करता अपने खोपड़ी के ऊपर, जिसमें लाइट चमकती है, खतरनाक बैरियर सा बन जाता और वो मुक्का ज़ू किंग का ब्लॉक कर देता है। फिर भी ना अटैक इतना पावरफुल था कि वास्ट वर्ल्ड को पीछे जाना पड़ता है। पैट्रियार्च अभी भी उसकी तरफ पड़ते हैं और बैरियर को हिट कर और थोड़ा बहुत लाइटनिंग तो भेज देते हैं। अगर पूरी तरह से भेद नहीं पाते हैं तो पीछे से परछाइयां आता है, एक पेड़ जैसा कुछ छवि बनता है, उसमें आंखें दिखती, करप्शन वो एब्जॉर्ब करने लगता है वास्ट वर्ल्ड का। चीजें यहीं खत्म नहीं हुई थी, ज़ू फिर से चार्ज करता बहुत तेजी से और वो जो बैरियर था ना उस पर फिर से मुक्का मारता और साथ में हेवनली सैबर की भी ऑरा यूज करता है। 300 मीटर पीछे जाके वास्ट वर्ल्ड गिरता है, खतरनाक गड्ढा भी हो चुका था। अब ये जो सी ज़ॉम्बीज़ थे ना बाकी, वो रेस्पेक्ट में खड़े थे ना इस वास्ट वर्ल्ड के, तो वो आगे बढ़ने वाले थे। तभी वो बोलता है वास्ट वर्ल्ड सभी लोग पीछे हट जाओ, ये मेरा बैटल है। इस समय वास्ट वर्ल्ड की बॉडी से सिंगल फ्लेम की ऑरा निकल रही, वो गड्ढे से बाहर निकल चुका था। सेकंड लाइफ फ्लेम्स का जलना शुरू होता है, तीसरा, फिर चौथा लाइफ फ्लेम भी चलता है। बेसिकली ये बंदा 120 जो थर्मापर्चर्स होते हैं ना उन्हें भी खोल चुका था। चोजन वन था, जब ये जिंदा भी था ना तो बहुत टैलेंटेड था। अब तो सी ज़ॉम्बी है तो भाई और तो टैलेंट तो वही रहेगा। तो वास्ट वर्ल्ड को बुरा लगा था और वो ऑल आउट जा रहा। ज़ू किंग का लाइफ फ्लेम तो चल ही रहा था, 3 फ्लेम के बराबर तो भाई का पावर था ही, और मेरी 8 बॉडी मिक्स कर दोगे गोल्डन क्रो बॉडी तो 4 फ्लेम लेवल के बराबर तो ज़ू भी था। तो उसका यही था कि इस बंदे को जल्दी से निपटाना और निकलना है। अब वास्ट वर्ल्ड के पास एक और टाइटल था, डाओ चाइल्ड का। वो अपने आसपास ना ब्लैक रेन वाटर की ओर बना ज़ू पर अटैक करता है। ज़ू की आंखों में भी किलिंग इंटेंट था, 65वां थर्मापर्चर के पावर को यूज करता है। थर्मा फोर्स से ना 3000 मीटर का लेक सा बना देते, तो दोनों के अटैक टकराते एक दूसरे से। सामने वाला बंदा यानी कि जो टावर ऑफ चाइल्ड था, उसका जो ब्लैक सी वाली औरत थी वो कोलैप्स कर जाती है और ज़ू का भी जो थर्मा फोर्स था। लेकिन वास्ट वर्ल्ड इस दौरान आगे बढ़ता, उसका हाथ सीधा ना ज़ू के हार्ट की तरफ था, लेकिन ज़ू इस अटैक को अवॉइड कर जाता है और एक नी वाला घुटना वाला जो अटैक रहता है ना वास्ट वर्ल्ड की तरफ मारता है। उधर सरिया फिर से अटैक करता है बिजली खड़काते हुए वास्ट वर्ल्ड के थ्रोट पे एम करके। अटैक को टॉस करने ही वाला था वास्ट वर्ल्ड, लेकिन पीछे से परछाइयां थी और ज़ू इस मौके का फायदा उठा के और तेजी से बढ़ता है और 4 हेड पर एम करके अटैक करता है। वास्ट वर्ल्ड को फिर खतरा फील होता है, वो अपने चारों फ्लेम के ना फुल पावर को यूज करता है, एक प्रेशर सा अपने आसपास बना लेता है। उसकी ऑरा जब रिलीज होती है पूरी तरह से, वज्रास जो अपने वॉरियर थे वो ऐसा गोल गोल घूमने लगते हैं। ज़ू किंग फिर भी इस फोर्स को संभाल लेता है, लेकिन उसके भी अंदर की बॉडी हिल सी जाती है। लेकिन जो उसका कलिंग इंटेंट था ना और बढ़ जाता। शैडो भी ना उस ऑरा को संभाल नहीं पाता, उसको भी पीछे हटना पड़ता है, लेकिन फिर भी वास्ट वर्ल्ड को हल्का सा पकड़ के रखता है, पीछे नहीं हटता है। उसके डांटियान रीजन की तरफ बढ़ जाता है, कोर रीजन की तरफ। जैसा कि शैडो ने क्या किया था जब ज़ू को स्पिरिट लैम्प मिला था तो उसे वो बुझाने की कोशिश कर रहा था, सेम करता है। मतलब पहला लाइफ फ्लेम को कवर करने लगता है फास्ट वर्ल्ड की। फास्ट वर्ल्ड को समझ में नहीं आता मेरे अंदर कौन चला गया। अब ज़ू भी आगे बढ़ रहा था, अब ज़ू के पीछे में गोल्डन क्रो तो प्रकट ही होता। परछाई की तरह ज़ू ने एक अपॉर्चुनिटी बना ली थी तो फुल पावर अटैक के साथ जाता। दोनों का स्पीड भी काफी तगड़ा था, वास्ट वर्ल्ड और उसका। और ज़ू इस दौरान ना इसके ब्लड और एनर्जी को डिवोर सा करने लगता। फास्ट वर्ल्ड को समझ में आता है उसका जो दायां कान था ना वो भी गलने लगता और राइट साइड का चेहरा भी गलने लगता। दिखने में ठीक ठाक ही था तो उसे और गुस्सा आता है। बाकी भी सी ज़ॉम्बीज़ अचंभित हो जाते हैं और आदेश का पालन न करते हुए वो आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए अब ज़ू पर। तो फिलहाल स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।